नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब एक हफ्ते का वक्त बाकी है। राज्य में चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है। राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बक्सर और आरा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी आज रामगढ़, अरवल और काराकट विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज गोपालगंज, सिवान, रघुनाथपुर, जहानाबाद और पटना में रैली करने का उनका कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी धौरैया, बांका और मुंगेर में आज रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी भी गुरुवार, वजीरगंज, दालमिया नगर और आलमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच और 23 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। वहीं तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ होने वाले वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। कोविड के चलते इस बार के चुनाव में नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भरने की सुविधा दी गई है। तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 15 जिलों में वोटिंग होगी। इसमें करीब 33.5 हजार पोलिंग स्टेशन शामिल होंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के नए नियमों के तहत इस चुनाव में उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक केस की जानकारी सार्वजनिक भी करनी होगी। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए अब तक 200 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन करने की खबरें हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जन अधिकार पार्टी के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। पप्पू यादव ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी ने तीसरे चरण के लिए 49 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाह है। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक तैयारियां भी की हैं ताकि वायरस मतदान कर्मियों के साथ मतदाताओं को प्रभावित ना करे। इस कोरोना काल में किस तरह कराए जाएंगे चुनाव, आइए देखते हैं नीरज सिंह की इस खास रिपोर्ट को। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं कि कोरोना से कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोना संक्रमित हैं वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिनका पालन करना जरूरी है। मसलन मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदान सहायता केंद्र भी बनाया गया है। जो भी वोट डालने के लिए आएंगे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो ये डेस्क उनकी हेल्प करेगी। इसके साथ ही प्रथम मतदान पदाधिकारी यहाँ पर रहेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे जो लोग वोट डालने के लिए आए हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो सही है कि नहीं, उन्हें किसी तरह की कोई वो गलत तो नहीं मतदान करने के लिए आ रहे। इसके बाद जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनकी जो डिटेल है वो लिखेंगे। चुनाव आयोग के इंतजाम इस तरह के हैं कि अगर कोई मतदाता कोरोना संक्रमित भी है तो वो आसानी से अपना वोट डाल सकेगा। वो ना तो किसी वोटर को और ना ही मतदान कर्मियों को संक्रमित कर पाएगा, क्योंकि इसका इंतजाम भी चुनाव आयोग ने किया है। सब चीज की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए यहाँ से किसी को घबराने की नहीं जरूरत है। लोग विश्वास करके कि हमारा बूथ हर तरह से सही है, स्वच्छ है और सुरक्षित है, आकर के अपना मतदान करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि जनता मतदान में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हिस्सा ले। चुनाव आयोग भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। बिहार में जो मतदाता हैं मतदान करने के लिए अपने मत केंद्रों पर जाएंगे, उनके लिए ये हम पहली बार लेके आए हैं कि आप मतदान केंद्रों पर जाएं। इस तरह के आपको इंतजाम मिलेंगे, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। और जो कोरोना संक्रमित लोग हैं
वो भी अपने मत का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बिहार। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश शीतल मौजूद हैं भागलपुर में और मोतिहारी में मौजूद हैं अनुज यादव। हम दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले योगेश, आपसे बातचीत करते हैं। आप भागलपुर में मौजूद हैं और अगर इस इलाके की हम बात करें, बेगूसराय से लेकर मुंगेर, भागलपुर, क्या कुछ समीकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं और किस तरह से, क्योंकि कोरोना का काल है, किस तरह से वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या कुछ तैयारियाँ चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं? देखिए, बेगूसराय से लेकर जिस तरीके से भागलपुर आपने कहा, वो बेसिकली गंगा के किनारे का एरिया है जहाँ पे कई तरह की संभावनाएं रहती है। सबसे ज़्यादा संभावनाएं कृषि में रहती हैं, तो ये उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में जो है सरकार ने 3 कृषि बिल जो है उसको भी कानून बनाया है, जिसके कारण जो है वो यहाँ के जो मतदाता हैं उस पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि कई सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका बड़ा वर्ग जो है वो किसानी से आता है। दूसरी चीज़ आपने कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें कही, देखिए कोविड को लेकर जैसा नीरज सिंह ने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि कई व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं कोविड पे, न केवल मतदान केंद्र पर बल्कि उससे पहले भी अगर आप देखें तो कई तरह के अनाउंसमेंट जो है, अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, जागरूकता कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, वो चल रहे हैं। ऑटो के माध्यम से या जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि आप जो है किस तरीके से मतदान कर सकते हैं बिना कोविड के चपेट में आए हुए। इसके अलावा मैराथन भी अभी किया गया था कल कटिहार में। तो कुल मिलाकर कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। नॉमिनेशन भी ऑनलाइन किया गया है, जो स्लॉट दिए जाते थे टेलीविजन को, स्लॉट भी एक्सटेंड किया गया है ताकि जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसको, सोशल डिस्टेंसिंग उसको, नॉर्म को फॉलो किया जा सके। इन सब चीज़ों के अलावा जो है अगर कोविड कोई संक्रमित है तो उनके लिए अलग से टाइम दिया गया है। मतदान केंद्र पर 1 घंटा का अलग से टाइम उनके लिए रखा गया है, जिसमें पीपीई किट वगैरह से लैस जो मतदान कर्मी है वो वहां उनको असिस्ट करेंगे। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। जैसा कि आप अपने एंकरिंग में भी कह रहे थे कि एक भी वोट छूटे नहीं, इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। तो ओवरऑल मैं आपको कहूं तो तैयारियां काफी व्यापक स्तर पर है। हालांकि ये लोगों पर भी निर्भर करता है कि वो इस चीज को कितना फॉलो करते हैं, कितना वो इस चीज को लाइटली लेते हैं। लेकिन अभी तक जो चीजें दिखी है वो कमोवेश जो है स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में ही। रैलियों में हालांकि भीड़ जुट रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, या मास्क हो सके, या फिर सैनिटाइजर हो सके, हैंड वॉशिंग। हमने कई बार ये भी देखा कि मंच से जो नेता हैं या उनके जो आसपास के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करें, लोगों को बांट रहे हैं। तो ओवरऑल प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो सके। जी चंद्रशेखर। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतिहारी से। अनुज, अगर हम पूर्वी चंपारण के इस इलाके की बात करें तो अभी भी ये इलाका बिहार के जो बाकी हिस्से हैं उससे कई मामलों में और कई जगहों पर पिछड़ा हुआ है और पिछले कुछ सालों में विकास की बयार ज़रूर यहाँ पहुँची है, क्योंकि यहाँ कई सारे ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके पहले हुआ करते थे, वहाँ पर अब परिवर्तन आया है। इस बार अगर आप लोगों से बातचीत कर रहे होंगे तो क्या ये विकास का मुद्दा या वहाँ पर जो दूसरे अन्य मुद्दे रहते हैं, जाति के मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं, क्या कुछ प्रभावी आपको दिख रहा है इस बार? देखिए चंद्रशेखर, बिल्कुल 90 के दशक की बात करें तो इस इलाके की अपनी एक अलग पहचान थी। वो पहचान एक अच्छी पहचान के रूप में नहीं थी। यहाँ पर गुंडागर्दी और नक्सलवाद चरम पर था। ये पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के वो इलाके हैं यहाँ पर डकैती, हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं जो हैं वो बाकी बिहार के मुकाबले सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर होती थी। और वो 90 के दशक का दौर यहाँ कोई जो भी व्यक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए आज भी जो है अपने फैसले लेता है। जब हम इलाकों में जाते हैं, गांवों के इलाके में जाते हैं, उद्योगपतियों से बात करते हैं तो वो आज भी उन बातों को नहीं भूल पाते कि किस तरीके से यहाँ पर गन्ने की जो मिलें थी वो यहाँ पर बंद हो गई, क्योंकि ये धान का कटोरा इस इलाके को कहा जाता है। वो राइस मिल यहाँ पर बंद हो गई और किस तरीके से यहाँ से रोजगार के लिए युवाओं का पलायन हुआ। लेकिन 90 के दशक के बाद 15 साल की जो राजद की सरकार थी उसके बाद सरकार बदली, यहाँ की तकदीर बदली, यहाँ की तस्वीर बदली। नक्सलवाद को यहाँ से बिल्कुल एक तरीके से सफाया यहाँ से किया गया। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ सबसे उपजाऊ जमीन है चंद्रशेखर, सबसे ज्यादा धान और गन्ना आज भी यहाँ पर होता है। धीरे धीरे यहाँ पर जो मिले थी वो वापस यहाँ पर लौटी हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर बना है। यहाँ पर बाढ़ एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में इस इलाके के अंदर आती है। सबसे पहले अगर बाढ़ आती है तो इसी इलाके में आती है, फिर आगे बिहार के दूसरे इलाकों में जाती है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ की जनता चाहती है कि बाढ़ का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसका अपना एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है, आज़ादी का अपना एक इतिहास रहा है। सीता की शरण स्थली ये
चंपारण का इलाका रहा है, उसका वो गौरव वापस लौटाने की बात यहाँ के लोग करते हैं कि जो चंपारण की अपना एक अच्छा इतिहास था वो वापस यहाँ पर लौटे। हालांकि काफ़ी यहाँ पर शुरुआत की गई है, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर बदलाव हुए हैं, मछली पालन को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा दिया गया है रोजगार के रूप में। यहाँ पर कृषि की जितनी योजनाएं थी केंद्र से चली थी वो जमीनी स्तर पर दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, औद्योगिकीकरण करना, पलायन को रोकना, युवाओं के लिए रोजगार, अनुज बिजली, सड़क, पानी जैसी जो समस्याएं हैं ग्रामीण इलाकों में उनसे पार पाना एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव अनुज, में क्योंकि बनता है। आप पूर्वी चंपारण में मौजूद हैं, इसलिए एक सवाल आपसे ज़रूरी हो जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि यहाँ पे एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया। इस तरह के जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन वहाँ पर लोगों के हैं? देखिए, अगर मैं पिछले 15 साल की बात करूं तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पलायन 70% युवाओं का होता था, उसमें गिरावट यहाँ पर आई है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो योजनाएं, बड़ी योजनाएं केंद्र स्तर की हैं वो यहाँ पर आई हैं। जो आपने बोटलिंग प्लांट की बात की एलपीजी के, वो यहाँ पर लगा है। यहाँ पर गन्ना मिल जो है वो वापसी यहाँ पर कर रही है, राइस मिल यहाँ पर वापसी कर रही हैं। इसके अलावा फ्लोर मिल, आटा मिल है, वो यहाँ पर वापसी कर रही हैं। तो कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि चंपारण अपनी उस विरासत को वापस करने के लिए जूझ रहा है और उसकी कोशिशें लगातार राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर की गई हैं। लेकिन करने के लिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है और लोगों की बड़ी उम्मीदें अपनी नई सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से होती हैं, तो निश्चित तौर पर लोग इन बात को कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर जो इसका पुराना इतिहास था वो वापस लौटे। यहां पर पहले की जैसे लोग जो है आत्मनिर्भर यहां पर बने, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस पूरे चंपारण के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और राजनीतिक दल लोगों की इन मुद्दों को, इन बातों को भांपते हुए ही जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। आज से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी बिहार की धरती पर होंगे। वो भी इस बात को बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश को पिछले 5 साल के अंदर किस तरीके से 4 साल के अंदर आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि ये यूपी से लगता हुआ इलाका है, तो क्यों नहीं बिहार आगे बढ़ सकता है। इस तरह के चुनाव प्रचार की जो बातें हैं वो लगातार जनता के बीच में सभी राजनीतिक लगातार कर रहे हैं। चंद्रशेखर, ठीक है। अनुज और योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।